Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फिर से देश में चल रही आर्थिक मंदी पर की बात। मंदी को मानवीय त्रासदी बताते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार की नीतियों के कारण लोगों को करना पड़ा मुसीबतों का सामना। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने पूरा किया 1 साल का कार्यकाल। राहुल गांधी के इनकार के बाद सोनिया बनी रहेंगी अध्यक्ष। राजस्थान में जारी सियासी उथापुथल, सचिन पायलट और उनके समर्थक मिले राहुल और प्रियंका गांधी से। पायलट समर्थक विधायक ने अशोक गहलोत को बताया तानाशाह। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर कसा शिकंजा। 2009 में जजों के भ्रष्टाचार पर की गई टिप्पणी पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने किया नामंजूर। 17 अगस्त से होगी अगली सुनवाई। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी आए कोरोना वायरस की चपेट में। ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट होने को कहा है। देश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 22 लाख के पार। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो एक प्रिस्क्रिप्शन है और जो मौजूदा सरकार को उन्होंने कहा है कि जो जितनी भी अनिश्चितता है, जो आर्थिक अनिश्चितता इस समय जो देश में बनी हुई है कोरोना वायरस की महामारी की वजह से, उसके लिए उन्होंने 3 स्टेप्स रेकमेंड किए हैं। 3 स्टेप्स recommended by Manmohan Singh for the present government, how you can stem the damage because of the pandemic। अब वो एक एक करके जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। अपने पहले प्रिस्क्रिप्शन में मनमोहन सिंह ने ये कहा है कि सबसे पहले तो सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों की जो आजीविका है, यानी कि जो उनका लाइवलीहुड है वो बचा रहे, और साथ में उन्हें खरीदने की क्षमता बढ़ाई जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र देकर। ये पहला प्रिस्क्रिप्शन मनमोहन सिंह का है। दूसरा ये है कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैपिटल दिया जाए, पैसा दिया जाए, और क्रेडिट बैंक गारंटी के ज़रिए, ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो पहले उन्होंने आम आदमी के लिए बोला कि उनकी जेब में पैसे जाएं, उनकी आजीविका बचाई जाए। बिजनेस वेंचर्स के लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड कराया जाए क्रेडिट गारंटी स्कीम के ज़रिए। और तीसरा जो उनकी जो टिप्पणी है वो फिनेंशियल सेक्टर के लिए है कि फिनेंशियल सेक्टर को इस समय बचाना बहुत ज़रूरी है, और वो बच सकती है अगर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी सरकार लेकर आएगी, यानी कि संस्थागत स्वायत्तता की बात मनमोहन सिंह ने कहा है। ये तो 3 स्टेप्स मोदी सरकार को उन्होंने बताए हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ तीखी टिप्पणियाँ मनमोहन सिंह ने की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया और जिस स्ट्रिंजेंट तरीके से किया गया, वो एक शॉक एंड ऑ पॉलिसी थी, यानी कि लोगों को चौंकाने की, और लोगों को एक अजीब सा झटका मिला है जिस समय लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये इस तरीके का जो सरकार का अप्रोच है उससे लोगों का दर्द बढ़ा है, लोगों की असुविधा बढ़ी है। उन्होंने 1991 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसको लेकर भी उन्होंने कंपेयर किया कि उस समय भी हमने बहुत सारी बोरोइंग्स की थी, उस समय डोमेस्टिक क्राइसिस था इंड्यूस्ड बाय द इंटरनेशनल फैक्टर्स, लेकिन इस समय का जो क्राइसिस है वो फियर है, एंग्जाइटी है, एक वैश्विक महामारी के चलते। तो उन्होंने कहा है कि अगर आरबीआई ये सोच रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट से हम इस सारे फियर को और इस पैनिक को अगर हम भगा देंगे तो वो नाकाफ़ी होगा। और बिल्कुल कड़े शब्दों में मनमोहन सिंह ने इसको कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स इस समय आरबीआई ने अनाउंस किया है, दे आर नॉट इनफ। इनफैक्ट मनमोहन सिंह ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मल्टीलैटरल एजेंसी से सरकार को बोरो करना चाहिए, एंड दे कैन बोरो टू द ट्यून ऑफ 10% टू द जीडीपी। उन्होंने कहा है कि अगर 10% ऑफ द जीडीपी भी बोरो करना पड़े तो उन्हें करना चाहिए, और अगर उस 10% बोरोइंग से अगर सरकार की मिलिट्री, सरकार का स्वास्थ्य, सरकार की जो इकोनॉमिक सेहत है, यानी कि आर्थिक सेहत अगर देश की है, और अगर वो सुधरती है तो इट्स वर्थ इट। लेकिन सरकार पर की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि government's shock and awe approach has caused pain to the people. The suddenness of the announcement and stringency of the lockdown has been thoughtless and insensitive। यानी कि मनमोहन सिंह का कहना है कि जिस तरीके से लॉकडाउन लाया गया उसके पीछे किसी ने कोई सोच नहीं लगाई, जिसकी वजह से तमाम
असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब मनमोहन सिंह ने समय समय पर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन सरकार को दिए हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी ऐसा कहना है। हालांकि मनमोहन सिंह ने इस बात को कहा कि वो एक डिप्रेशन वर्ड बचने से डर रहे थे कि जो 1930s में जिस तरीके का डिप्रेशन देखा गया था, उन्होंने कहा कि कितने कैविलियर तरीके से मैं डिप्रेशन का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जो मौजूदा हालत है वो वाकई में बहुत चिंताजनक है और अगर सरकार ने इस पर कोई कदम ज़रूरी अभी तुरंत नहीं हटाए तो हालत बिगड़ सकती है। और अगर मैं एग्जैक्टली उनको कोट करके बताऊं जो उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, सो ही हैज सेड दैट द प्रोलॉन्ग्ड स्लोडाउन एंड इनएविटेबल इकोनॉमिक स्लोडाउन is leading to a stringent and severe humanitarian crisis। तो इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है। लेकिन ये सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिस्क्रिप्शंस देना, सजेशंस देना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस सरकार को सजेशंस दिए हैं, लेकिन क्या ये सरकार सुनेगी? अपने आगे ऐसा लगता है कि सरकार को इस समय ये लग रहा है कि जो वो कदम उठा रही है वो सबसे सही है। और जितने भी आप वक्तव्य सुन लीजिए, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर के हों, चाहे किसी भी मंत्री के हों, वो बार बार इस बात को कहते हैं, इंक्लूडिंग द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की, हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। इस बात को हालांकि मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि जो इकोनॉमी की हालत अपने देश की 1990s में थी, उससे 10 गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। हमारी जो आर्थिक अवस्था है वो बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम क्यों नहीं उसको उतनी अर्जेंसी से अप्रोच कर पा रहे हैं? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र से हम क्यों बच रहे हैं जबकि हमारे पास फिस्कल स्पेस भी है? हम बोरोइंग्स कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के पास कोई जवाब नहीं कि वो बोरोइंग्स क्यों नहीं कर रही है। मनमोहन सिंह ने एग्जाम्पल दिया है कि उनके समय में 1990s में जब वो रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट को लेकर, तो उन्होंने मल्टीलैटरल एजेंसी जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उससे उन्होंने बोरो किया था, उसका एग्जाम्पल तक दिया है। तो सारे टेम्पलेट्स देने के बाद भी, सारे प्रिस्क्रिप्शंस देने के बाद भी सवाल आज वहीं पर अटका हुआ है कि क्या मोदी सरकार ऐसे एक्सपर्ट्स की बात सुनेगी? और अगर नहीं सुनती है तो अनिश्चितता का जो दौर है वो मुझे लगता है कि लगातार चलता जाएगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी दूसरी खबर, सोनिया गांधी के का जो 1 ईयर पीरियड का जो टेन्योर है, आज वो कार्यकाल उनका आज खत्म हुआ है एज कांग्रेस इंटरिम प्रेसिडेंट। और अब ये कहा जा रहा है, और जो पार्टी के अंदर से और सब जो पार्टी स्पोक्स पर्सन्स लाइक अभिषेक मनु सिंह भी, जो उन्होंने कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी नेशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वैक्यूम में नहीं चलती है। अगर कार्यकाल खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी आपकी हेडलेस हो गई, यानी कि उसको कोई लीड करने वाला नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी विल कंटिन्यू एज द इंटरिम प्रेसिडेंट टिल द टाइम अ प्रॉपर प्रोसीजर इज़ नॉट लेड आउट, यानी कि एक प्रोसीजर की शुरुआत हो गई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ज़रिए, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि अब जो भी प्रेसिडेंट होगा अगला पार्टी का, उसे इलेक्ट किया जाएगा। और ये एक प्रोसीजर की जो एक चयन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है, उस पर डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उस पर मंथन हो रहे हैं कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए। लेकिन ये सारी खबरें तब आ रही हैं ऐसी खबरों के बीच में कि राहुल गांधी ने अभी प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया है, जिसके बाद CWC ने इस बात को तय किया है कि सोनिया गांधी अभी 1 साल तक फिर से कंटिन्यू करेंगी। लेकिन आपको बता दें कि बार बार जो ये एक परसेप्शन आ रहा है कि कांग्रेस इस समय ऐसा लग रहा है कि लीडरलेस है, जो मीडिया कांग्रेस का एक परसेप्शन बना रहा है कि इस समय ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रडरलेस पार्टी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है और कोई दिशा निर्देश देने वाला पार्टी में नहीं है। तो इसको लेकर बहुत सारे लीडर्स जैसे शशि थरूर हैं, उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि ये जो एक परसेप्शन मीडिया बना रहा है कि कांग्रेस इज़ रडरलेस, कांग्रेस इज़ डायरेक्शनलेस, इस परसेप्शन को हटाने के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है, हम सब उसका स्वागत करेंगे अगर राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन अगर राहुल गांधी इतने रिलक्टेंट हैं और अगर वो प्रेसिडेंटशिप अभी नहीं चाहते हैं तो तुरंत एक चयन प्रक्रिया के जरिए हमें एक प्रेसिडेंट को तुरंत इलेक्ट करना चाहिए। इस बात को शशि थरूर ने कहा है, लेकिन साथ में ही हैज़ रिपोज्ड कॉन्फिडेंस इन राहुल गांधीज कैपेबिलिटीज, इन राहुल गांधीज एप्टीट्यूड, एंड ही हैज़ सेड दैट इफ ही इज विलिंग टू टेक अप द रेन्स ऑफ द पार्टी ही शुड, बट इफ ही कैन नॉट देयर हैज़ टू बी एन इलेक्शन प्रोसीजर विच हैज़ टू बी इन प्लेस। तो इसको लेकर समय समय पर बहुत सारे लीडर्स ने लिखा है और जो एक ये आज फिर से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वाई इज़ राहुल गांधी अ रिलक्टेंट प्रिंस। अगर राहुल गांधी बड़े बड़े वक्तव्य और सरकार को उस पूरी एसर्बिक तरीके से अगर टारगेट कर सकते हैं, किसी भी इशू को उठा लीजिए इस समय, तो राहुल गांधी को अगर आपने पिछले 3-4 महीनों में देखा हो और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उन्होंने लॉकडाउन पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया की है, पैंडेमिक पर किया है, इंडो चाइना इशू पे किया है, आर्थिक अवस्था पर किया है। तो आज सवाल ये उठता है कि जो लीडर जो कि पहला फॉर्मर प्रेसिडेंट पार्टी का रह चुका है, अगर तीखी आलोचना आप कर सकते हैं तो आज
आप पार्टी की कमान संभालने से क्यों बच रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, वो तीखी आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टी की हो और उन पर अगर अकाउंटेबिलिटी की थोपी जाए तो उस चीज़ से इस समय राहुल गांधी बच रहे हैं। तो ये जो बार बार एक फ्रेज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट राहुल गांधी स्टिल कंटिन्यूज़ टू बी अ रिलक्टेंट प्रिंस, आज इस बार फिर से एक बार साबित हो गया है। आपको ध्यान होगा कि जब 2019 के चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि ही होल्ड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेसिमेशन ऑफ द पार्टी, जिसके बाद सोनिया गांधी को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया। आज सवाल ये उठता है, एक साल के बाद, एक साल का पीरियड हो गया, क्या चीज़ें बदली हैं कांग्रेस में? क्या पार्टी की नीति बदल गई? क्या पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बदला? क्या पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी चयन प्रक्रिया और उनके डीलिंग्स में, उनके जिस तरीके से वो डील करते हैं इशूज़ में, वो चीज़ें बदली हैं? तो अगर एक साल का पीरियड देखा जाए तो उसमें कोई भी चीज़ अभी बदली नहीं है। राहुल गांधी जैसे पहले थे वो अभी भी वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इन द पार्टी बट विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो जब तक एक कड़ा मैकेनिज्म नहीं लाया जाएगा और जब तक ये जो चयन प्रक्रिया की बात, जिसे अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है और उनको मैं कोट करना चाहूँगी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि द टेन्योर कम्स टू एन एंड टुडे and there is a process which is going through CWC followed in the near future. Procedure is being pursued by the party which is written in the constitution and the party committed to it. तो एक बहुत ही ओपन एंडेड सा स्टेटमेंट अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है चयन की वो अभी चल रही है, लेकिन वो उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। ये डेडलाइन तो ये बातें हम बहुत कई महीनों से, कई सालों से सुनते आए हैं। तो आज भी ये ओपन एंडेड है कि कब अगला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाएगा, और अगर नहीं इलेक्ट किया जाएगा तो क्या राहुल गांधी इस समय मेंटली प्रिपेयर्ड है पार्टी की कमान को संभालने के लिए। तो जो सवाल इतने साल पहले से चले आ रहे हैं वो सवाल आज भी बने हुए हैं। अब ये देखना है कि कब एक डेफिनेटिव डेडलाइन आती है, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नहीं, सून यू शैल सी अ न्यू प्रेसिडेंट, whether it's going to be राहुल गांधी और whether it's going to be some other leader, nobody knows that। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस समय जो कांग्रेस में जो एक कैंप्स दिखते हैं वो बहुत क्लियर हैं कि there is a younger generation, there is an older generation, there are a lot of differences between Rahul Gandhi's camp and the Sonia Gandhi camp, there is no consensus at all। अपनी अपने कैंप्स की अपनी अपनी तरीके से फंक्शन करने की एक प्रक्रिया चल रही है। इश्यूज़ को डील करने का तरीका दोनों कैंप्स का अलग है। तो इसमें क्या कोई समन्वय बन सकता है, आज ये बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में इस समय राहुल गांधी रेडी हैं? दैट्स अ $1 million क्वेश्चन for which everyone is waiting for, that when is Rahul Gandhi going to be ready to take up the reins of the party, and if not, who is the next president elect of the party। तो ये सवाल जो इतने सालों से बने हुए थे वो आज भी बने हैं, उनका जवाब कब मिलेगा, इस पर आप फीडबैक दे सकते हैं। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर राजस्थान में चल रही सियासी उथापुथल से जुड़ी हुई है। आपको ध्यान होगा कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की बात कही गई थी। एक तरफ कोर्ट में ऑलरेडी वो बैटल पॉलिटिकल क्राइसिस का समय चल रहा है, अपने अपने पिटिशन जो राजस्थान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में है वो अपनी अपनी जगह बने हैं, लेकिन 14 अगस्त में ज़्यादा दिन नहीं बचा है। और आज सोर्सेज के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, पीटीआई के थ्रू जो आज खबरें आई हैं कि सचिन पायलट ने आज राहुल गांधी से आज दोपहर को मुलाकात की थी। पहले शायद उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने मिलने की उनसे कोशिश किया था। अब वो मीटिंग ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के रेजिडेंस पे हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मीटिंग शायद कहीं और किसी थर्ड प्लेस पर हुई थी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे कांग्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं, सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया है कि पहले मीटिंग उनके घर पर होने वाली थी, फिर राहुल गांधी की शायद ये शर्त थी कि वो एमएलएज के साथ मिलना चाहते हैं, जिसको लेकर शायद कुछ कंसेंसस नहीं बना और फिर थर्ड प्लेस पर मीटिंग हुई। Whereas the issue is not here where the location, where the meeting happened. The issue is that Sachin Pilot met Rahul Gandhi, he met Priyanka Gandhi, and what is the formula of return? यानी कि उनकी वापसी का, जो उनकी घर वापसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। अब आज कुछ सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं कि अब क्या सचिन पायलट इतने दिनों से जो अड़े हुए थे, उनका जो एक अड़ियल रवैया अभी तक दिख रहा था, आज वो अचानक सॉफ्ट क्यों पड़ गए हैं? क्या उनके तरफ के जो एमएलएज थे, क्या वो क्रॉस वोटिंग करेंगे? क्या वो गहलोत के कैंप में वापस जाना चाहते हैं? क्योंकि इसके बाद शायद उनको रियलाइजेशन हो गया है दैट गहलोत हैज़ प्रूव्ड अ हैवी वेट लीडर, ही कैरीज अ लॉट ऑफ मास सपोर्ट। इसलिए शायद सचिन पायलट के कैंप के एमएलएज को ये रियलाइजेशन हो गया है कि अब सचिन के साथ रहने में उनका फ़ायदा नहीं, बल्कि गहलोत के साथ है। तो आज सचिन पायलट एक क्या अपनी ग्रेसफुल एग्जिट देख रहे हैं, क्योंकि
उनके लिए काफ़ी एम्बैरसमेंट है, काफ़ी ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि for 1 month, for more than 1 month, he held fort with the MLAs, saying that he has support of 18 MLAs. Sometimes he said he has a support of 30 MLAs. और आज जब ये मीटिंग वापस हुई है तो आज सवाल ये खड़े होते हैं कि सचिन पायलट को जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट की थी, आज 1 महीने से ज़्यादा हो गए इस पॉलिटिकल क्राइसिस को, तो इस पॉलिटिकल क्राइसिस से क्या मिला? कांग्रेस की इमेज डाउन हुई। सचिन पायलट की इमेज, अगर हम उसकी बात करें तो उनकी छवि भी दागदार हुई कि वो बार बार एक बागी नेता के रूप में नजर आए, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है, उसका भी हनन उन्होंने करने की कोशिश किया है। तो आज, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल जैसलमेर में जो मीटिंग हुई है सीएलपी की, उसमें अविनाश पांडे ने इस बात को कहा है, क्योंकि बहुत सारे एमएलएस की ये डिमांड थी कि जो बागी विधायक हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है, जिसको लेकर जो पार्टी इंचार्ज है अविनाश पांडे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि जी हाँ, जो डिजिडेंट एमएलएस हैं उनके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी को एक पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी है ताकि लोगों का जो मनोबल है वो ना गिरे कि आप ऐसा कोई भी कदम उठा लें और पार्टी आपके खिलाफ कोई सज़ा नहीं सुनाएगी, ये नहीं होना चाहिए। तो और जो गहलोत का कैंप है उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसे कोई रिकन्सिलिएशन की बात अभी नहीं हो रही है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सचिन पायलट आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले हैं तो उनका वापसी का फॉर्मूला क्या है? अब 2-3 चीज़ें हैं। क्या वो राजस्थान यूनिट में जाना पसंद करेंगी? इसके बाद, जबकि उनकी बहुत किरकिरी हुई है, अशोक गहलोत ने उन्हें नकारा, निकम्मा जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, और क्या उनको एक ग्रेसफुल वापसी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस पे बहुत बड़ा शक है। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या वो सेंट्रल लीडरशिप में आएंगे, और अगर सेंट्रल लीडरशिप में आएंगे तो उन्हें कितना बड़ा रोल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन जिस तरीके की बातें सचिन पायलट को लेकर आ रही हैं कि वो बहुत ओवर एम्बिशियस थे, वो चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, फिर बीच में ये खबरें आई कि वो बीजेपी जाना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने मना किया कि नहीं, वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जिन्होंने मुझे भी इस अपने इंटरव्यूज़ में इस बात को कहा कि इट सीम्स दैट सचिन पायलट इज़ वांटिंग टू मच एट अ वेरी यंग एज, विच मीन्स दैट ही इज़ ट्राइंग टू बी ओवर एम्बिशियस। तो अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो आज सवाल ये उठता है कि अगर वो सेंट्रल लीडरशिप में जाएंगे तो उन्हें क्या पोस्ट दी जाएगी, और क्या गारंटी है कि वो उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएंगे, उस चीज़, और जो भी उन्हें पद मिलेगा उसे क्या उन्हें ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। तो आज आप इसे क्या देखते हैं? ये सचिन पायलट की हार है इन द फेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग विद अशोक गहलोत, और अगर वो वापस जाते हैं तो एक ग्रेसफुल एग्जिट की खोज में है, वो एक ग्रेसफुल एग्जिट की तलाश में है। लेकिन सचिन पायलट का अगला पड़ाव क्या होगा, ये सबसे बड़ा इस समय सवाल है। लेकिन अब सोनिया गांधी इसे कैसे डील करती हैं जब पार्टी हाईकमांड के सामने ये बातें आती हैं, क्योंकि जो गहलोत और सचिन पायलट के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत टाइम से चल रहे हैं, और पार्टी आला कमान को भी ये शो करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ और सिंधिया के बीच में जो क्राइसिस चल रही थी, पार्टी की आला कमान उसे स्टेम नहीं कर पाई थी, रोक नहीं पाई थी। और अब सवाल ये उठता है, पंजाब में भी कुछ ऐसे मर्मर्स हैं कि कुछ एमएलएज अमरिंदर सिंह के सामने खड़े हो गए हैं। तो ऐसे में इस समय हाईकमांड इस सारी चीज़ों को कैसे अप्रोच करता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट राजस्थान, बट इट इज़ अबाउट द एंटायर अप्रोच ऑफ द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप एंड द हाईकमांड, हाउ इट इज़ गोइंग टू डील विद द प्रॉब्लम। क्योंकि आज एक स्टेट है, कल ऐसी ही प्रॉब्लम किसी दूसरे स्टेट में हो सकती है। तो हाईकमांड इस पर कैसा डिसीजन लेता है, कैसा निर्णय लेता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड इस समय करती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये सचिन पायलट की जो मीटिंग है राहुल गांधी से, इट वेरी क्लियरली शोज़ दैट ही इज़ सीकिंग अ रिकन्सिलिएशन, ही इज़ सीकिंग अ ग्रेसफुल एग्जिट। लेकिन अब वापस उनको क्या जगह मिलती है, क्या वो राज्य की राजनीति में जाते हैं या सेंट्रल लीडरशिप में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्या चीज़ उन्हें सचिन पायलट को सेटिस्फाई करेगी, ये सारे बड़े सवाल अभी बने हुए हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। हमारी अगली खबर प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट केस से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जो लॉयर एक्टिविस्ट हैं, उनका जो माफ़ीनामा था, जो उनका रिग्रेट, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है, ये कहते हुए कि उसमें हियरिंग की ज़रूरत है कि जो उनके स्टेटमेंट्स थे, क्या डज इट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कोर्ट ने एग्जैक्टली ये बोला है, मैं कोट करूंगी, इट नीडेड टू चेक वेदर प्रशांत भूषण्स कमेंट्स अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब जो अगली सुनवाई है वो अगले सोमवार को है, और उनके जो पिता हैं शांति भूषण, जो पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोरोना महामारी के चलते ये केस की सुनवाई तब होनी चाहिए जब
फिजिकल हियरिंग्स शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब आज 2-3 बातें समझने की है कि अपने माफ़ीनामे में प्रशांत भूषण ने इस बात को लिखा था कि उनका जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने 2009 के तहलका के इंटरव्यू में इस बात को बोला था कि ऑफ द 16 चीफ जस्टिसेस हाफ ऑफ देम और 8 और 9 ऑफ देम आर करप्ट, इस बात को कहा था। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है कि आपने एक ऐसा स्टेटमेंट इंटरव्यू में दिया जिसको लेकर तरुण तेजपाल ने भी अपोलोजाइज़ किया है, तो उस अपॉलजी लेटर में, उस अपॉलजी के जो एक्सप्रेशन था प्रशांत भूषण में, उसमें उन अपॉलोजेटिक एक्सप्रेशन में प्रशांत भूषण ने इस बात को ये कहा है कि अगर उनके स्टेटमेंट से किसी जज की या किसी जज के फैमिली को ठेस पहुंची है, सो ही रिग्रेट्स दैट, बट व्हाट ही मेंट वाज नॉट द फाइनेंशियल इम्प्रॉप्रिटी, नॉट द फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, यानी कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात है करप्शन को लेकर, वो नहीं थी। वो उन्होंने एक वाइड स्पेक्ट्रम में इस बात को कहा था, जिस तरीके से फंक्शनिंग सुप्रीम कोर्ट की होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद एक ट्वीट किया था ऐसे बोबडे के लिए, जब वो हार्ली डेविडसन चलाते हुए दिखे थे, जब सुपर बाइक को चला रहे थे, तो उस पर प्रशांत भूषण ने भी एक ट्वीट किया था। तो ये दोनों जो पिटिशंस हैं ये उसको लेकर हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछली वाली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था दैट देयर इज़ अ लाइन बिटवीन फ्री स्पीच एंड कंटेम्प्ट। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड देन देयर इज़ कंटेम्प्ट, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और आज कोर्ट ने ये बात कही है कि इस पूरे केस से वो ये सुनवाई के बाद ये जानना चाहते हैं कि जो उनका स्टेटमेंट है इससे क्या जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका कंटेम्प्ट तो नहीं हुआ है। इसको लेकर बहुत सारे आलोचना हो रही है प्रशांत भूषण के केस को लेकर कि किस तरह से एक ट्वीट को लेकर और एक पुराना केस प्रशांत भूषण के खिलाफ रेकअप किया गया है, उसको खोला गया है, खंगाला गया है पुराना केस। वो इसीलिए क्योंकि प्रशांत भूषण सरकार की लगातार हर चीज़ में आलोचना करते आए हैं, कोर्ट्स की फंक्शनिंग पर आलोचना करते आए हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस केस में आएगा तो क्या अपने ही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में जजेस क्या ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, वो एक बड़ी चीज़ होगी। और समय समय पर बार बार जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेकर किस तरह से आपको ध्यान होगा कि 4 जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेकर लिखा था। फिर एक महिला का केस आया था कि इसको किस तरह से रीइंस्टेट किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के बाद भी। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो प्रशांत भूषण इसको लेकर बार बार लिखते आए हैं, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस केस में एक बड़ा ऑब्जर्वेशन देता है रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक ये बड़ा जजमेंट माना जाएगा। क्योंकि जुडिशरी, क्या जजेस अपने खिलाफ कुछ लिखेंगे, जजेस क्या एक कैसा मिडिल ग्राउंड लेंगे अपने ही केस में, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न होगा। और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है तो ये शायद केस एक और टेम्पलेट बन सकता है। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कंटेम्प्ट के दायरे में भी आती हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो दो बड़े स्तंभ इस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिए हैं, उसमें ये देखना होगा कि पूरा प्रशांत भूषण का केस कैसे फिट होता है। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी भी नज़र आती है, क्योंकि प्रशांत भूषण जिस तरह से लगातार आलोचना करते आए हैं सरकार की, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की, तो बहुत सारे लोग सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक विच हंट भी है प्रशांत भूषण के खिलाफ। तो इस पूरे केस पर हमारी नज़र होगी। 17 अगस्त को इस केस की सुनवाई दोबारा होगी। इसमें देखना होगा कि किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और जो ये दोनों पिलर्स की मैंने बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको लेकर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का ऑब्जर्वेशन सुनाती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस पर आप खबर पर बने रहिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। हमारी अगली खबर कोरोना अपडेट को लेकर है। आपको बता दें कि कोरोना के जो संक्रमित केसेस हैं भारत में, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे में मैं आपको जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बताऊं तो 62,064 केसेस सामने आए हैं। और इस समय भारत का जो टोटल केस लोड है वो 22,15,075 पर पहुंच गया है। अगर आप ग्लोबल ट्रैजेक्टरी देखें अगर केस की, तो इस समय भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सिंगल डे में जो रेट ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन है, यानी कि जो सिंगल डे स्पाइक है, वो सबसे ज़्यादा है। और इस समय जो सबसे पॉपुलस देश है, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है,
इस समय जितने भी देश हैं वहाँ पर संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस समय भारत तीसरे नंबर पर है, पहले यूएस, फिर ब्राज़ील और फिर भारत। तो इस समय जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का वो बहुत ज़्यादा है, यूएस की ट्रैजेक्टरी से भी ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज खबरें ये भी आ रही हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने एक किसी प्रोसीजर के लिए अस्पताल गए थे, वहाँ पर उनको कोरोना के लिए टेस्ट किया गया और वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई ना कोई एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी तो कोरोना से ग्रसित हो ही रहा है, लेकिन साथ में ही जो आम आदमी कोरोना की चपेट में आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन सरकार की रणनीति क्या है? इतनी तेज़ी से संक्रमण तब फैल रहा है जब हम अनलॉक की स्थिति में हैं। स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन के बाद भी हम ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को हम रोक नहीं पाए हैं। इसको लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार से अगर आप ये प्रश्न करिए कि आगे की रणनीति क्या है, उसको लेकर भी सरकार के पास इस समय कोई जवाब नहीं है। लेकिन हमने अनलॉक सब कुछ कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था चलनी है तो अनलॉक तो करना ही होगा। लेकिन कंटेनमेंट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, और अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो सरकार इन चीज़ों पर कैसे रोक लगाएगी? क्या आगे का रोड मैप होगा? इसको लेकर सरकार के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? फीडबैक दीजिएगा। इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. There's an email ID flashing on your screen. You can send us your feedback on that particular ID. Thanks for watching. It's not fake.